नमस्कार दोस्तों, राम राम सर। जैसा कि मैंने बोला था कि हमारे सर साथ में पूरन झा सर हैं, IAS 2017 में उनकी रैंक जो है 177 है एंड इनको IPS मिला है। सो आज मैं इनके साथ में बहुत सारी बातें करने वाला हूं। 2 पार्ट में इसे बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जो मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में इनकी पूरी स्ट्रेटर्जी IAS के लेवल से ही बात करेंगे हम इनसे। IAS की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इनके पूरी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल रहे और आपको मोटिवेटेड कहानी मिलेगी इनके साथ में। एंड सेकंड पार्ट में कुछ एक समसामयिक इश्यूज़ के बारे में जो हमारे लिए आपके लिए एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन सर को धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने इतनी अच्छी रैंक हासिल की। सर धन्यवाद आपके लिए। सर मैं आपसे सबसे पहले आपका सफ़र जानना चाहता हूँ। देखो एक और मैंने जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से आप पूरा कहानी जिस तरीके से आपकी पूरा स्ट्रगल रहा है आपका, थोड़ा सा डिटेल में समझा दीजिए ताकि लोगों को समझ में आ सके कि आप कहीं भी हो, किसी भी पोजीशन में हो, आप कहीं भी जा सकते हो, आप जो चाहें वो पा सकते हो। सर मैंने अपनी क्लास 12th 2005 में करी थी। तब तक मैं एक टॉपर स्टूडेंट हुआ करता था। उसके बाद मैंने MBA इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिग्री करी है और यहाँ मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था पढ़ाई से। फिर मेरा फाइनल ईयर में कैंपस प्लेसमेंट हुआ आदित्य बिरला ग्रुप में। 4-4.5 साल में कॉर्पोरेट लाइफ एंजॉय करता रहा और अच्छी फीलिंग थी वो। उसके बाद मैंने PCS की तैयारी शुरू किया। UPSC के पेपर्स देखे तो लगा कि थोड़ी सी तैयारी के बाद ये निकाला जा सकता है। मैंने जॉब के साथ ही MPPCS 2013 वाला एग्ज़ाम दिया था और RS 2013 एग्ज़ाम दिया। दोनों प्रीलिम्स मेरे निकले। तो उसके बाद मैंने नौकरी से रिज़ाइन करके UPSC की तैयारी शुरू करी। तो ये जो बीच में आपका स्ट्रगल रहा, तो इसमें निश्चित सी बात है आपको डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा टाइम होते रहे होंगे एंड उन डिमोटिवेशन से कैसे आपने कम आउट किया, इस बारे में थोड़ा सा। सर एक तो सबसे पहले मैं नौकरी छोड़ के आया तो डिमोटिवेट होने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि जब एक आदमी 6-7-8 लाख का पैकेज छोड़ता है तो उसके मन में सोच रहता है कि 2-3 साल अब अगर आप कहीं यूज़ कर रहे हैं उसका प्रोडक्टिव रिजल्ट निकलना चाहिए। सेकेंडली कई बार ऐसा होता है कि पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मैं उन दिनों बिल्कुल अपनी पढ़ाई छोड़ता था। मुझे लाइफ में जो चीज़ें एंजॉय करनी है, इधर मुझे ट्रैवल करना है, दोस्तों से मिलना है, पार्टीज़ करनी है, मैं सारी चीज़ें करता था और स्टडी से उन 2-3 दिनों के लिए दूर रहता था। देन अगेन 3 दिन खुद को रिफ्रेश करके मैं वापस तैयारियों पे आ जाता था। रहा मोटिवेट होने का, तो मैं इनर सेल्फ मोटिवेटेड रहता था। नहीं कुछ दिक्कत होती थी, मैं अपनी फैमिली से, क्लोज फ्रेंड से, उन लोगों से बात करता था, मेरे इश्यूज सॉल्व करता था। साइकोलॉजिकल टेंशन में प्रिपरेशन के दौरान नहीं आने देता था। मोटिवेशन का आप कारण बता सकते हैं थोड़ा सा कि आप इतने बड़े लोगों के साइड में आने का थोड़ा सा कारण बता दीजिए। बाकी तो आप नॉर्मली तो होते हैं सर लाइफ में। जी सर, लाइफ में 2 चीज़ें होती है, एक तो पैसा अर्न करना और एक रेस्पेक्ट अर्न करना। मुझे ऐसा लगता है कि UPSC में आने के बाद जो आप 25 लाख लोगों की दुआएं किसी सिटी में वर्क करके अर्न करते हो, वो आप किसी और सर्विस में नहीं कर सकते। हो सकता है आप एक मल्टी बिलियनियर कंपनी में बहुत अच्छा पैकेज कमा रहे हो, दैट इज़ गुड, उसमें आप बहुत कुछ राइज कर सकते हो, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। पर सिविल सर्विस में आप डायरेक्ट फर्स्ट हैंड ट्रीटमेंट किसी आदमी को, लास्ट माइल कनेक्टेड जो आदमी है उसको डायरेक्ट जस्टिस दे सकते हो, गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा पहुंचा सकते हो, और वो जो 25 लाख लोगों की दुआएं आपको एक डिस्ट्रिक्ट की मिलेंगी, उसका कंपैरिजन मैं तो किसी जॉब से नहीं कर सकता। ओके सर, मैं सिस्टम वाले सवाल आपसे बाद में पूछता हूँ, पहले इसी एग्जाम के रिलेटेड सवाल पूछ लेता हूँ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए IAS तैयारी की। तो सर सबसे पहले तो हमें प्री और मेंस की तैयारी लगभग एक साथ करनी चाहिए। मेंस आपका सब्जेक्टिव रहता है और प्री आपका ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड रहता है। बाकी मोर और लेस कंटेंट एक जैसा ही रहता है प्री और मेंस का। तैयारी करने से पहले हमें NCERTs एक बार क्लास 6 से 11 तक की पढ़ लेनी चाहिए, ताकि हम हर किसी बेसिक टर्म्स से फेमिलियर हो जाए, हमें सारे नाम सुने हुए हों। साथ ही साथ जिस दिन हमारा तैयारी करने का मन करे उसी दिन से हमें कोई भी एक अच्छा अखबार, करंट अफेयर्स, उनकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में एग्जाम के टाइम पे बैठ करके करंट अफेयर्स मेरा मानना है कि रिवाइज नहीं किया जा सकता। आप अगर डेली अखबार पढ़ रहे हैं, उसमें से 2-3 पॉइंट निकाल रहे हैं, साथ में राज्यसभा TV या कोई अच्छा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, उनसे आप पॉइंट्स ले सकते हैं। एक बार आपकी NCERT पे कमांड हो जाए 1-2 रीडिंग के बाद, तो आप अपने सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक्स पे जा सकते हैं। कोई शॉर्टकट मत अपनाइए, मार्केट में अवेलेबल कोई भी कुंजी मत पढ़िए। स्टैंडर्ड बुक्स जो भी कॉमन बुक्स है, लक्ष्मीकांत हो गई, विपिन चंद्रा हो गई, लगभग सभी स्टूडेंट यही बुक्स पढ़ते हैं, तो इन्हीं बुक्स को पढ़िए। सर नॉर्मली क्या बच्चे क्या होते हैं कि फास्ट प्रोसेस करना चाहते हैं, तो उन जो बच्चे होते हैं कि सर ट्रिक्स बताइए और बहुत जल्दी से करना चाहते हैं, एक साल में पूरा कर दें और मेरे पास इतना कम टाइम है, मुझे करना जरूरी है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मेरा मानना है कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप कोई भी ट्रिक नहीं अपना सकते। आपको बेसिक बुक्स पढ़नी है। हो सकता है आपने जो ट्रिक रटी है आपके 1 या 2 क्वेश्चन में काम कर जाए। कई बार मैं भी जब एग्जाम पास आते हैं तो कुछ ट्रिक्स बना करके रखता हूँ और वो एग्जाम टाइम में रिवाइज करता हूँ, लेकिन आपको जो बेसिक चीजें हैं वो जानना जरूरी होता है। आप इंटरव्यू में 2 बार असफल रहे एंड तो
होने के बाद में आपको कैसा फील होता था के बाद में? सर इंटरव्यू फेल होना सबसे बुरा एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। मुझे याद है 2016 में जब यूपीएससी इंटरव्यू फेल हुआ था, उसके 18 दिन बाद ही मेरा प्रीलिम्स था 2017 वाला। वो 18 दिन निकालना, यूपीएससी इंटरव्यू के 2 या 3 दिन बाद आपकी मार्क लिस्ट भेजती है, अपने मार्क्स कम देखना इंटरव्यू में, पूरा एक हार्ट ब्रेक वाला प्रोसेस होता है। बट अगेन आपका अगर करियर एम यूपीएससी है तो आपको इन छोटे मोटे फेलियर से घबराना नहीं है, आपको वापस तैयारी करनी है। प्री मेंस इंटरव्यू एट द लास्ट सक्सेस आपको मिलेगी ही। जैसे सर आप जॉब में थे, एमपीपीएससी के थ्रू आप जॉब में चले गए थे एंड जॉब के साथ साथ में फिर आप यूपीएससी की तैयारी करते रहे थे, तो जॉब के साथ में तैयारी कर सकते हैं? सर मैंने जॉब 2016 मेंस देने के बाद करी थी, तो जब मैं पहला मेंस दे चुका था अपना, काफ़ी कुछ मैटर में मैंने कवर कर लिया था। देन इंटरव्यू से तक मैं न्यूज़पेपर कंटिन्यू पढ़ रहा था। 3 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था और मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ा था। 31 मई को मैंने भी बताया जैसे मैं प्रीलिम्स फेल हुआ था, फिर मैंने प्रीलिम्स दिया बेस्ड ऑन माय ओल्ड नॉलेज। उस वक्त मैं 18 दिन में कुछ नहीं पढ़ पाया था। जब मुझे लगा कि मेरा प्री निकल रहा है तो वापस मैंने पूरे 2-3 महीने का अखबार पढ़ना सबसे पहले शुरू किया। मीनवाइल आरएस की ज्वाइनिंग आ गई थी, तो किस्मत अच्छी रही कि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। कुछ एक इम्पोर्टेंट इश्यूज जो है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल जो आते हैं बच्चों के पास के, एक तो कुछ ऐसा बताइए करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रोल रहता है करंट अफेयर्स का यूपीएससी लेवल में। एंड उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पेपर बताते हैं न्यूज़पेपर द हिंदू, उसका पढ़ने का तरीका कैसा रहना चाहिए बच्चों को? सर न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फ्रंटलाइन, लाइव मिंट, आप इनमें से कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं। अगर हम बात करें द हिंदू की, तो द हिंदू में हमें सबसे पहले उसका एडिटोरियल पेज और एडिटोरियल के बगल वाला जो पेज आता है, ये दोनों पेजेस कवर करने हैं। इसके बाद स्टेट न्यूज़ हमें सेलेक्टिवली पढ़नी है, कोई पॉलिटिकल न्यूज़ स्टेट वाली नहीं पढ़नी है अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा क्राइसिस ना हुआ हो किसी स्टेट में। देन हमें इंटरनेशनल न्यूज़ वही पढ़नी है जिनका इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ता है। कोई 2 कंट्रीज आपस में कोई भी पीस टॉक कर रहे हैं, उनका ना तो क्लाइमेट पे, ना वर्ल्ड ट्रेड पे, ना भारत पे कोई फर्क पड़ रहा है, तो वो न्यूज़ हमारे काम की नहीं है। परंतु कोई न्यूज़ जो पूरे विश्व के समस्या बन सकती है, जैसे कि आईएस वाली समस्या है, रिफ्यूजी संकट है, तो इन न्यूज़ पे हमारा ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आने वाले वर्षों में भारत को भी फेस करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें इकोनॉमी वाला पेज एक सरसरी नज़र से देखना चाहिए। उसके अंदर किसी कंपनी का टर्नओवर, बैलेंस शीट, ये चीज़ें हमें नहीं देखनी है। परंतु भारत के वित्त मंत्री या रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कोई भी स्टेटमेंट दिया है, वह स्टेटमेंट हमारे काम का है, क्योंकि वो हमारी मौद्रिक नीति पे असर डाल सकता है। सर एक कोचिंग्स का रोल और बता दीजिए आप, कोचिंग से इतना इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला, और आज के टाइम पे जो ऑनलाइन स्टडी होती है या जो गांव में लोग रहते हैं उनके लिए कोचिंग लेना जरूरी होता है? देखो आजकल अधिकतर कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है। किसी भी यूपीएससी सफल छात्र से यदि आप पूछेंगे तो लगभग 60 या 70% उसकी तैयारी इंटरनेट के माध्यम से ही होती है। मैं नहीं मानता कि कोचिंग लेना गलत है। अगर किसी बच्चे के पास टाइम है और वो चाहता है कि वो अच्छे से किसी टीचर के पास गाइडेंस ले, तो वो जा सकता है कोचिंग टीचर्स के पास, परंतु 80% मेहनत आपको वहाँ भी स्वयं से ही करनी पड़ेगी। जो छात्र नौकरी के साथ हैं या गांव में दूर दराज के क्षेत्रों में है या मनी संकट के कारण कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो निराश होने की उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोचिंग ठीक है कोई ले रहा है, वो उसकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, परंतु कोचिंग से सिलेक्शन होना कोई गारंटी नहीं है। आपका सिलेक्शन होगा आपके हार्डवर्क से, आपका कितना कमिटमेंट है, आपने कितना डेडिकेशन दिया है, आप कितनी बार एक सब्जेक्ट को पढ़ चुके हो, कितना रिवाइज कर चुके हो, और आप उस चीज़ में कितना अच्छा उत्तर लिख सकते हो। टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहने वाला है? टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से कोचिंग से ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज के अंदर आप एक उत्तर लेखन की जो शैली है वो अपनाते हो। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो किसी रीज़न से, तो उसका भी अल्टरनेट है। आप प्रतिदिन यूपीएससी के ही पुराने प्रश्न पत्र उठाइए, या आजकल वेबसाइट्स हैं, इनसाइट्स ऑन इंडिया, IAS बाबा, वो प्रतिदिन आपको क्वेश्चन भेजती हैं। उनमें से कोई 2-4 क्वेश्चन आप उठा लीजिए, क्योंकि आप सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। शुरुआत में आप कोशिश कीजिए कि आप 20 मिनट 30 मिनट में एक उत्तर लिखें। उसके बाद धीरे धीरे टाइम गैप कम कीजिए और आंसर की क्वालिटी बढ़ाइए, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप आज जो उत्तर लिखोगे वो आपको 6 महीने बाद जाकर के आप उस उत्तर को शॉर्ट कर पाओगे और एक अच्छा कंटेंट डेवलप कर पाओगे। तो आप अगर चाहो कि आप 10 दिन के अंदर आंसर राइटिंग शैली में मास्टर हो जाओ, वो संभव नहीं है, परंतु आप 5 महीने 6 महीने अगर लगातार उत्तर लिखेंगे और 2 उत्तर 3 उत्तर प्रतिदिन लिखेंगे, तो 6 महीने बाद आप देखेंगे कि आपका उत्तर लेखन जो 6 महीने पहले था, आज में बहुत परिवर्तन आ चुका है। तो सर जैसे कि कोई अदर आउट ऑफ द दिल्ली रहते हैं या जहाँ पे भी टेस्ट सीरीज का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और वो राइटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि, तो उनका एवोल्यूशन जो होगा वो कैसे उन्हें पता चलेगा कि हमारा लेवल क्या चल रहा है, कि हम यूपीएससी लेवल तक पहुँच पा रहे हैं या नहीं पहुँच पा रहे हैं? मैंने देखो 2017 वाला जो अटेम्प्ट है इसमें कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी थी। 2016 में मैंने ऑप्शनल का कोई टेस्ट नहीं दिया था, बस जीएस के 8 टेस्ट दिए थे।
परंतु मुझे लगा कि शायद मैं उत्तर ठीक से लिख सकता हूँ, मुझे कंटेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। जो बच्चे अपना इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं किसी भी कारण से, इनसाइट्स ऑन इंडिया प्रतिदिन बाकी बच्चों के आंसर भी पोस्ट करता है। अब सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना आंसर लिखिए, बाकी बच्चों के आंसर पढ़िए और फिर एनालाइज कीजिए कि आपके आंसर में कौन से 2-4 पॉइंट आपने छोड़े हैं, क्योंकि हर बच्चा सारे पॉइंट नहीं जान सकता। हो सकता है मेरे आंसर में 5 पॉइंट हो, आपके आंसर में भी 5 पॉइंट हो, परंतु अपने 2-2 पॉइंट एक दूसरे से अलग हों। तो मैं अपनी कॉपी में जहाँ मैं आंसर लिख रहा हूँ आपके 2 पॉइंट और अपने में जोड़ लूँ और मेरा आंसर फिर पूरा हो जाएगा। दिक्कत आती है यूपीएससी में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने में। तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन वही आप जब 1 महीना 1.5 महीना आंसर लिखेंगे तो आपको लगेगा कि हर किसी की एक यूनिक स्टाइल होती है। आपको हो सकता है फैक्ट काफ़ी अच्छे याद हो तो आप फैक्ट के साथ इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। हो सकता है मुझे किसी की सेइंग या कही हुई लाइंस पढ़ने में बहुत अच्छा लगता हो तो मैं किसी के कोट से अपना आंसर शुरू करता हूँ, परंतु जो आपकी एक्चुअल ओरिजिनलिटी है उसी से आंसर लिखना शुरू करना चाहिए। कि एक नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें नहीं पता है कि यूपीएससी जो कैंडिडेट होता है या यूपीएससी लेवल तक जाने के लिए कोई माइंड जो चेंज करना होता है, थिंकिंग प्रोसेस जो चेंज करनी होती है वो कैसे लाएं। नॉर्मली ये होते हैं, हम जैसे हमेशा बोल देते हैं आपको एक यूपीएससी लेवल की थिंकिंग लेके आनी होगी, एंड नॉर्मल स्टूडेंट उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, उस चीज़ को समझने में काफ़ी टाइम लगता है। तो एक बेसिकली समझा दीजिए कि एक नॉर्मल स्टूडेंट में या नॉर्मल जो सिटीजन्स हैं और यूपीएससी लेवल की थिंकिंग रखने वाले हैं उनमें कितना डिफरेंस रहता है। देखो यूपीएससी जो निकाल रहे हैं कैंडिडेट्स वो भी सारे नॉर्मल सिटीजन्स ही है। रही बात थिंकिंग प्रोसेस की, तो थिंकिंग प्रोसेस में आपको किसी एक पार्टी ओरिएंटेड नहीं होना। हो सकता है आज मैं खुद एक इंडिया का वोटर हूँ, मैं किसी एक पार्टी के लिए एफिलेटेड हूँ, परंतु मेरी सोच दोनों पार्टियों के लिए बैलेंस होनी चाहिए। या मल्टीपल पार्टी सिस्टम है भारत, मुझे हर पार्टी के बारे में अपनी सोच बैलेंस रखनी चाहिए। देन भारत में कोई भी इशू आता है मुझे उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एनालाइज करने की क्षमता होनी चाहिए। यदि मैं कोई भी भारत का इशू कह रहा हूँ, सपोज आज मैं अगर एग्जाम्पल में नोटबंदी की बात करूँ तो हो सकता है वो अच्छा इशू रहा हो सकता है वो गलत इशू रहा हो, परंतु मुझे दोनों इशू एनालाइज करने आने चाहिए। साथ ही साथ जब हम भारत की हिस्ट्री या कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ इतना याद कर लेना कि पानीपत की लड़ाई 1526 में हुई थी इनफ नहीं है। हमें ये समझना होगा कि पानीपत की लड़ाई एक्चुअली हुई किस लिए थी, क्या कारण था। देन यदि पानीपत की लड़ाई नहीं हुई होती तो भारत की हिस्ट्री आज कहाँ होती, पानीपत की लड़ाई हुई है तो भारत की हिस्ट्री कहाँ गई है, क्या क्या इम्पैक्ट आया मुगलों के आने से भारत में, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो हमने मुगलों से सीखी या हमने मुगलों को दिया। बच्चे गलती करते हैं कि वो पानीपत 1526-1556 रट के मुगल पढ़ा हुआ मान लेते हैं या 2-4 पेंटिंग स्टाइल समझ लेते हैं, परंतु 2 सभ्यताओं का मिलन हुआ था, वो अंग्रेज भारत। आपका सर ऑप्शनल क्या रहा था? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था। ऑप्शनल चूज कैसे करें इसका थोड़ा सा बस आइडिया दीजिए। सर ऑप्शनल चूज करने के लिए 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें पास्ट ईयर पेपर्स देखने चाहिए कि किस सब्जेक्ट में हम लोग कंफर्टेबल है, कौन सा ऐसा विषय है जिसमें मैं उत्तर लिख सकता हूँ या मेरी समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ है मार्केट में किस सब्जेक्ट के नोट्स, किताबें ये सब अवेलेबल हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा भी ना हो कि जिसके मार्केट में आपको कोई साथी ना मिले, आपको उसका मटेरियल नहीं मिले और आप वो सब्जेक्ट चुन ले। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमें यूपीएससी का 2-3 सालों का मार्किंग ट्रेंड देखना चाहिए, क्योंकि जैसा हिस्ट्री है हमेशा एक एवरेज से ऊपर नंबर आपको ला करके देगा। बाकी दूसरे विषयों के बारे में नहीं कहना चाहूँगा, पर कुछ विषय ऐसे भी हैं जो आपको बिलो एवरेज 3-4 सालों से ला रहे हैं, तो हमें ये ट्रेंड भी देख करके रखना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शनल का आपका ग्रेजुएशन टाइम में क्या रहा है कोई मैटर नहीं रखने वाला, आप अपने जो इंटरेस्ट है उसे यूज कर सकते हैं। स्कोरिंग यूज करना चाहिए, स्कोरिंग यूज करना चाहिए, आप टाइम बाउंड खत्म कर सकें, और उसके बाद आपका सेल्फ इंटरेस्ट, क्योंकि अगर आप पहली बार में भी यूपीएससी निकालते हैं बेस्ट केस में, तब भी आपको 2 साल वो ऑप्शनल पढ़ना है, क्योंकि प्री से मेंस तक का 1 साल और 1 साल शुरू में तैयारी का। अगर आप वर्स्ट केस लेके मैं 6ठे अटेम्प्ट में यूपीएससी निकाल रहा हूँ तो मुझे वही सब्जेक्ट 7 सालों तक पढ़ना पड़ेगा। तो ऑप्शनल ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट कंटिन्यू बना रहे। अच्छा, एक प्रोसेस ये बताइए, जैसे सर आपने शुरुआत की होगी जब 2014 में, उस समय से लेके और आपने बहुत सारा कुछ सीखा होगा 2003 साल में, तो आपकी जो एक थिंकिंग प्रोसेस तो चेंज हुई होगी, साथ में आपको दुनिया का देखने का तरीका भी बहुत कुछ बदल गया होगा। तो ऐसा अगर नहीं हो पाता है बच्चों के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो फेल हो जाते हैं लाइफ 5 के बाद में भी, तो उनके लिए कुछ ऐसे कुछ बात बोलना चाहेंगे कि नहीं होता तो क्या करें वो आगे? सर यूपीएससी लाइफ का एंड नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि अगर आप यूपीएससी सोशल सर्विस के लिए आ रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहां जाकर आप सोशल सर्विस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ यूपीएससी में, परंतु इस जर्नी से आप इतना कुछ सीख जाते हैं जो आपको एक अच्छा आदमी बनने में जरूर मदद करेगा। उसके बाद आप अपने देश के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हो। आपका यूपीएससी में नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई बात नहीं, आप स्टेट पीसीएस में दे सकते हैं,
किसी दूसरे आजीविका स्रोतों को अपना सकते हैं। परंतु यूपीएससी तैयारी के बाद आप इतना कुछ पढ़ चुके होते हैं, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे ह्यूमन वैल्यूज़ आप अपना चुके होते हैं, इसके बाद आपका समाज को देखने का नजरिया बदल जाता है। आप एक अच्छे आदमी बन सकते हैं जो जाति धर्म किसी भी आधार पर प्रभावित नहीं होता। ओके सर, ये जैसे कि आपका ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है, तो हिस्ट्री के जो स्ट्रीम्स होती हैं, अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा जो आपके हिसाब से ऐसे अलग अलग थॉट्स होते हैं हिस्ट्री के विचारधाराएं। एक्चुअली हिस्ट्री, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा कि हिस्ट्री होता क्या है। हिस्ट्री होता है पुराने जमाने में घटित हुए वो घटनाएं जिनका आज हमारी सभ्यता पे कोई असर पड़ रहा हो। अब हिस्ट्री किस तरीके से लिखी जाती है ये डिपेंड करता है उनके राइटर्स पे। जब हम इंडियन हिस्ट्री की ही बात करें तो शुरुआत में हम लोग श्रुति हिस्ट्री सुनते हुए आए, हमारे ग्रैंडफादर हमें सुनाते गए और हम वही चीज़ अपनी जनरेशन नेक्स्ट को सुनाते गए। धीरे धीरे हमने उसको लिपिबद्ध किया, हमने वेद पुराण इन सब में उनको समायोजित किया। उसके बाद जब मुगल भारत में अरबों का आना शुरू हुआ, उस वक्त एक हिस्ट्री राइटिंग हमारे अंदर प्रॉपर डेवलप हुई, क्योंकि हम लोग जब हिस्ट्री लिखा करते थे हम कहानियों के माध्यम से लिखते थे। आप उपनिषद देख लीजिए, नीति शास्त्र देख लीजिए, इन सब में कहानियों के माध्यम से आपको समझाया गया है। परंतु जब अरब का आना शुरू हुआ तो हमारी हिस्ट्री डेट के हिसाब से शुरू हुई। उस वक्त हम एक अच्छे तरीके से हिस्ट्री लिखना शुरू हुए। आज आधुनिक टाइम में हम लोग देखें तो कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, राइट विंग, डिफरेंट तरीके के एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं। हो सकता है किसी भी इवेंट को हर आदमी का देखने का नजरिया अलग हो। बुद्धा ने भी कहा था एक बार कि हम लोग सिर्फ पार्शियल सच जानते हैं, हम लोगों को पूरा सच नहीं पता है। क्योंकि हिस्ट्री आप लिखते हो या तो आर्कियोलॉजिकल कोई एविडेंस है, आपको कोई पुरातत्व वहाँ चीज़ मिली है, या फिर किताबों को देख करके। इन्हीं दो चीज़ों के माध्यम से हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं। मेरा मानना यह है कि जहाँ पुरातत्व वाले हमें स्रोत मिलते हैं वह सबसे बेस्ट तरीका होता है हिस्ट्री को जानने का, क्योंकि उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। लिखने में हो सकता है कि आपकी अपनी कंडीशन रही हो, आपको किसी राजा का संरक्षण प्राप्त है तो सही बात है, आप उस राजा के खिलाफ नहीं लिख सकते हो। आप जब आधुनिक काल में लिख रहे हो और कोई एक पर्टिकुलर टाइप की गवर्नमेंट है, आप उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लिख सकते हो। तो हिस्ट्री लिखना राइटर पे डिपेंड करता है और कौन उससे लिखवा रहा है उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। हम जो पढ़ते हैं वो नॉर्मली क्या होता है कि वो जो वन साइडेड जो बुक्स में लिखा हुआ है वही रटना, वही समय हमेशा सवाल यही होता है सर हिस्ट्री की डेट्स याद नहीं रहती, ये याद नहीं रहती। तो थोड़ा सा मैं उनसे यही बोल रहा हूँ कि डेट क्यों याद करनी, इतना ज़्यादा थोड़ा सा सोचिए आप। डेट याद करने से इम्पोर्टेंट जो इश्यूज़ हैं उन पर समझने की कोशिश कीजिए। अब जैसे आप बताइए, बहुत सारी चीज़ों पे हम जो पढ़ते हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें झूठ भी होती हैं हिस्ट्री के अंदर, तो सच का कैसा पता चलेगा कि सच क्या है हिस्ट्री का? सर सबसे पहले तो हमें एग्जाम निकालना है, पीएचडी नहीं करनी है, तो हमें 2-3 अपने व्यूज़ जानने जरूरी है, क्योंकि हमें आंसर देखना है। बाकी हिस्ट्री में अगर आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इंडियन बुक्स के साथ साथ कोई ऐसी बुक फॉलो कीजिए जिसमें फॉरेन राइटर्स के भी पॉइंट इंक्लूड किए हों। मॉडर्न इंडिया में बता सकता हूँ कि शेखर बंदोपाध्याय एक अच्छी बुक है। जब शेखर बंदोपाध्याय हम पढ़ते हैं तो उन्होंने इंडियन राइटर्स, फॉरेन राइटर्स, पाकिस्तानी राइटर्स सभी को लेकर के एक कंप्लीट पिक्चर प्रोजेक्ट करी है कि एक्चुअल इशू क्या था, हमारे व्यू क्या थे और बाहर वालों का व्यू क्या था। मोरलेस मैं एग्री करता हूँ कि कम्युनिस्ट हिस्ट्री काफ़ी अच्छी तरीके से लिखी हुई है। कहीं ना कहीं वो कुछ इंक्लाइंड एक अलग डायरेक्शन में हो जाती है और काफ़ी सारे इश्यूज जो राइट विंग के, या हम लोग कह सकते हैं फ्रीडम फाइटिंग में हमारे साथ थे, उनको छोड़ते हुए एक पर्टिकुलर विचारधारा पे चलती है। परंतु जब हम किसी दूसरी बुक को पढ़ते हैं लाइक शेखर बंदोपाध्याय या कोई और, तो हम दोनों व्यूज साथ में लेते हुए चलते हैं। थोड़ा सा इंटरव्यू डाइवर्ट हो जाएगा, मैं चाहता नहीं, बट बीच में थोड़ा सा आ गया मेरा आइडिया कि जैसे कि हम जो 1947 के बाद में जो हिस्ट्री पढ़ी है हमने, वो हो सकता है कि जो पर्टिकुलर पार्टी रही है उसके हिसाब से हमने पढ़ी है और उसमें कुछ एक लोगों को ही टोटली वो दिखाया गया कि इनके कारण बिना खड़ा पर बिना ढाल के आज़ादी दे दी गई, और जो फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर, उनको अवॉइड भी कर दिया गया। तो क्या मतलब हिस्ट्री ऐसे अपने जो छूटी हुई है उसे अपने अगर आप जो स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं उनको पता ना हो तो कैसे बता सकते हैं या कैसे पढ़ सकते हैं जो लोग उस सही इतिहास को नहीं समझ पाए? मेरा मानना है कि देखिए, अगर हम आज़ादी की बात करें तो सारे मूवमेंट, चाहे वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविज्म रहा हो, गांधीयन एरा रहा हो या उससे पहले का एरा रहा हो, सभी लोगों ने मिल करके एक कंप्लीट मूवमेंट किया था। इवन इसमें आप कम्युनिस्ट मूवमेंट भी इंक्लूड कर सकते हो, जो भारत के उद्योगपतियों ने साथ दिया था 1931-32 में या 1942 में, हम उसे भी ले सकते हैं। अगर हम आज़ादी की बात करते हैं, हम आज़ाद हिंद फौज को, रॉयल नेवी म्यूटिनिटी हुई थी, इनमें से किसी भी पक्ष को नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, हो सकता है हिस्ट्री लिखते वक्त किसी एक राइटर का व्यू एक ही आइडियोलॉजी पर रहा हो सकता है किसी को अहिंसा और यही मार्ग पसंद आया, और काफ़ी हद तक सच है कि भारत की आज़ादी या अन्य देशों में आज़ादी अहिंसा के मार्ग से प्राप्त हुई है। परंतु आज़ादी देते वक्त जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्रांतिकारी मूवमेंट चलाए थे,
उनके साथ जो उन्होंने शहादत कुर्बानियाँ दी थी, चाहे वो सूर्य सेन हो या भगत सिंह हो, इनको भी हम नहीं छोड़ सकते। तो जब हमें हिस्ट्री पढ़नी है, हमें दोनों चीज़ों को साथ में देखना है कि कितना योगदान उनका था, वो कहाँ तक सक्सेसफुल हुए, कितना योगदान इनका था, ये कहाँ तक सक्सेसफुल हुए। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविज्म के बाद भारत में कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम देखें तो 1905 में भारत में पहला एक मूवमेंट चला था, हालांकि वो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविज्म तो नहीं था, परंतु वो गरम दल वालों का चला हुआ था। उसमें कहीं से कहीं तक कोई रिवॉल्यूशन एक्टिविज्म वाली बात नहीं कही गई थी, परंतु वो एक गरम दल था, नई विचारधारा थी। उसी के बाद भारत में बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था और भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली शिफ्ट करी गई थी। ओके सर, अभी वहाँ से डाइवर्ट होने की है और फिर उसी पे जी। कुछ प्री एग्जाम के लिए स्पेशली बुक्स बताइए, मैथ्स के हिसाब से आप बुक्स बता दीजिए एक बार बच्चों के लिए, आपने जो स्टडी की उनमें से आपको भी जो याद है। देखिए, प्री के लिए तो हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा हो जाएगा। एंशियंट और मिडाइवल के लिए आप लोग एनसीईआरटी कर सकते हैं। मॉडर्न इंडिया के लिए विपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम काफ़ी रहेगी। वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस में आता है, प्री में उसका कोई खास योगदान नहीं है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप या तो विजन आईएएस के नोट्स कर लें, वो छोटे हैं, या फिर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एल मुखर्जी करके जाएं। फिर ज्योग्राफी के लिए आप क्लास 6 से 11 तक की एनसीईआरटी कर लें, वो काफ़ी है। यदि आपको टाइम बच रहा है और थोड़ा और अच्छा पढ़ना है तो आप जीसी लियोंग पढ़ सकते हैं या सविंदर सिंह की किताब पढ़ सकते हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत काफ़ी रहेगी, लक्ष्मीकांत पे लगभग सभी कुछ कवर हो जाता है। इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह या संजीव वर्मा एक बार पढ़ सकते हैं, परंतु इकोनॉमी में ध्यान रखना है कि सारे इश्यूज करंट के पूछे जाते हैं। तो जिस भी वर्ष हम लोग यूपीएससी प्री और मेंस देने जा रहे हैं, हमें उस साल का आर्थिक सर्वेक्षण, उस साल का बजट देखना जरूरी है। इसके अलावा यूपीएससी में कुछ टॉपिक है जैसे आर्ट एंड कल्चर, सबसे बेस्ट है उसके लिए हम सीसीआरटी की वेबसाइट खोलें। सीसीआरटी यानी सेंटर फॉर कल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस वेबसाइट पे लगभग सभी कुछ, चाहे भारत की स्थापत्य कला हो, चित्रकला हो, यह सब दिया हुआ है। इसके अलावा हम लोग अगर अलग पढ़ना चाहें तो क्लास 11 की एक एनसीईआरटी आती है फाइन आर्ट्स नाम से, हम लोग वो भी पढ़ सकते हैं। फिर एनवायरनमेंट वाला पार्ट है, एनवायरनमेंट के लिए एक बार शंकर आईएएस की बुक किताब पढ़ के हम बेसिक आइडिया अपना लें। उसके बाद MOEF मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, इसकी वेबसाइट पे जाकर के कुछ डाटा तैयार कर सकते हैं। फिर हमें भारत के बारे में जानने के लिए इंडिया ईयरबुक की एक रीडिंग लगाना जरूरी है। और कुछ टॉपिक्स आई थिंक रह गए हैं जैसे एथिक्स। एथिक्स में किताब तो लेक्सिकन होती है, लेकिन एथिक्स में आदमी आंसर वही लिखता है जो वो अंदर से होता है। तो हमें अपना थॉट प्रोसेस इस तरीके का अपनाना होगा कि हमारे अंदर ह्यूमन वैल्यूज आना शुरू हो। इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारे टॉपिक अखबार से आराम से किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई आपसे 1950 का नहीं पूछेगा। अब वो सब हिस्ट्री हो चुका है, उसमें जो पूछा जाएगा वो पिछले 1 या 2 सालों में वो घटनाएं जो वैश्विक पटल पर असर डाल रही हैं, सिर्फ वही आपसे पूछी जा सकती है। तो इसके लिए हमें न्यूज़पेपर कंटिन्यू पढ़ना है जब से हमने तैयारी शुरू करी है। सर, ये GS4 यानी एथिक्स के लिए सबसे ज़्यादा इश्यू होता है कि कौन सी स्पेशल बुक पढ़ें, जैसे केस स्टडीज वगैरह आती हैं, तो आपने अपनी स्ट्रेटजी क्या रखी GS4 के लिए? लकीली मुझे GS4 में दोनों साल अच्छे नंबर मिले हैं। लास्ट ईयर 110 थे, इस बार 98 थे। एथिक्स के लिए मैंने लेक्सिकन 2 या 3 रीडिंग ही लगाई है, लेकिन मैंने 100 से ज़्यादा एथिक्स में कीवर्ड तैयार किए थे। उन सभी कीवर्ड के एग्जाम्पल तैयार किए थे, उन एग्जाम्पल्स के बारे में सोचा था, और मैंने अपने आंसर्स में शुरू से कोशिश करी थी कि मैं अगर एथिक्स का आंसर लिख रहा हूँ तो मैं वहाँ पॉलिटी या इकोनॉमी के एंगल से ना सोचूं, मैं ह्यूमैनिटी के एंगल से सोचूं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे अगर हम बात करें कि एथिक्स लॉ होता है क्या, तो अपार्थाइड किसी टाइम पर साउथ अफ्रीका में लॉ था, लेकिन वो एथिकल नहीं था। आज अगर हम भारत की ही बात करें, आज से 1 साल पहले तक ट्रिपल तलाक भारत में लीगल था, लेकिन वो एथिकल नहीं था। तो एथिक्स लॉ के साथ अलग है। साइंस और एथिक्स में भी अंतर है। यदि हम आज जेनेटिक क्लोनिंग, डिज़ाइनर बेबी की बात करते हैं, साइंस के हिसाब से वो बहुत अच्छा स्टेप है कि आने वाली जनरेशन मुझे किस तरीके की चाहिए, मैं अभी से प्लान कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ एथिकल नहीं है। तो एथिक्स आपका वो चीज़ है जो यूनिवर्सल है। जैसे ईमानदारी, अगर भारत में ईमानदारी सही है तो ईमानदारी अमेरिका में भी सही है, ये एक अच्छा गुण है। और शायद अगर कोई दूसरा प्लेनेट होता होगा तो ईमानदारी वहाँ भी सही है। ईमानदारी एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, इंटीग्रिटी एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। तो आपको हर वैल्यू को अपने आंसर में जोड़ना होगा। केस स्टडी उसी हिसाब से तैयार करनी होगी कि आप अधिक से अधिक ह्यूमन वैल्यू के डायमेंशन खोज सके। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हम लोग जब गलती करते हैं, कोई भी आंसर लिख रहे हैं, तो हम उस सब्जेक्ट की कीवर्ड यूज़ नहीं करते। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि कोई एक बिल इन दिनों जो चल रहा हो, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी वाला बिल था, भारत हब बन चुका था, सरोगेसी कैपिटल बन चुका था। जब इसी आंसर को मैं GS2 में लिखूंगा
तो मैं GS2 के डायमेंशन से देखूंगा कि कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में गड़बड़ हो रही है, इंटरनेशनल रिलेशन कहाँ आ रहे हैं। जब मैं इकोनॉमी में लिखूंगा तो मैं देखूंगा कि $1 बिलियन आई थिंक $12 बिलियन इंडस्ट्री इंडिया की हो गई थी। अगर आज सरोगेसी इंडिया में अलाउ नहीं करते हैं तो इंडिया को सीधे सीधे $12 बिलियन का लॉस होगा। मेरा थॉट प्रोसेस वहाँ रहेगा। जब मैं यही आंसर साइंस में लिखूंगा तो मेरा थॉट प्रोसेस रहेगा कि वहाँ टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रही थी। एक मदर डबल टाइम सरोगेसी के लिए परमिटेड होती है क्या, क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में। पर जब मैं यही आंसर एथिक्स में लिखूंगा तो मैं एथिकल इश्यूज देखूंगा। जैसा हुआ था एक बार जापान की किसी पेरेंट्स ने इंडिया में सरोगेसी बेबी प्रोड्यूस किया था, प्लेन एक्सीडेंट में या किसी एक्सीडेंट में उसके जो ओरिजिनल मदर फादर थे वो दोनों एक्सपायर हो गए थे। उस बेबी को ना तो इंडिया में सरोगेट मदर अडॉप्ट कर रही थी, ना आई डोंट थिंक जापान, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया कोई एक कंट्री था इन दोनों में से, ना वहाँ की गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही थी। अब आप देखो यहाँ राइट टू लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन, राइट ऑफ दैट सरोगेट मदर, ये सारी चीज़ें एक साथ इशू हो रही है। उस बेबी का आगे होगा क्या, हु इज़ गोइंग टू बी हर सरोगेट मदर और लैक्टेटिंग मदर। उस सरोगेटिंग मदर को जो किसी ने प्रॉमिस किया था कि उसको XYZ अमाउंट पे किया जाएगा, वो अब कोई पे करने वाला नहीं है। उसके हेल्थ पे जो इम्पैक्ट पड़ा उसका कोई आप टेंजिबल अमाउंट नहीं निकाल सकते हो। तो एथिक्स के वक्त मुझे ये सारे डायमेंशन याद रखने पड़ेंगे कि किस किस का राइट इम्पैक्ट हुआ है। तो जैसा जिसमें पेपर है उस हिसाब से आपको उस आंसर राइटिंग, बिल्कुल हमें कीवर्ड्स उसी पेपर के रखने हैं। हमें थॉट प्रोसेस वही रखना है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे देखूं, मैं इकोनॉमिकल एस्पेक्ट देखूं इस वक्त, या ह्यूमन वैल्यूज देखूं। अब थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बता दीजिए। आपको इंटरव्यू की तो प्रोसेस बता दीजिए कि इस हिसाब से प्रोसेस होती है वहाँ पे जाने के बाद में, एंड आफ्टर दैट किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाने के चांस रहते हैं यूपीएससी में, कितना रहता है? यूपीएससी में मेंस के रिजल्ट के लगभग 30-40 दिन बाद इंटरव्यू शुरू हो जाता है। 2 महीने करीब राउंड चलता है यूपीएससी इंटरव्यू का। इंटरव्यू में जब आप एंटर होते हो तो इंटरव्यू में 3 तरीके के सवाल लगभग आपसे पूछे जाते हैं। पूरा क्वेश्चन आपके DAF डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, DAF जिसको कहते हैं, उसी पर डिपेंड होता है। मुझसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो मेरे प्रोफाइल बेस्ड होंगे, आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपके अकॉर्डिंग रहेंगे। इसमें जनरली आपका नाम, आपकी सिटी, आपकी कॉलेज ग्रेजुएशन, आपका ऑप्शनल, आपकी हॉबी, इन्हीं चीज़ों से सवाल पूछे जाते हैं। बहुत इजी सवाल रहते हैं लेकिन उनके आंसर इजी नहीं रहते, क्योंकि वो आप में एक ऑफिसर की तरह कुछ चीज़ें देखना चाह रहे हैं। तो यूपीएससी में जब आप आंसर दे रहे हो, हर सवाल के बाद कुछ सेकंड का पॉज लें, सोचें और अपना एक बैलेंस आंसर उनको प्रस्तुत करें। रही बात इंटरव्यू के सवालों की, तो बेसिकली 3 टाइप के सवाल होते हैं। एक होता है सिचुएशन बेस्ड, जो आपसे सीधे सीधे वहीं अराइज करके पूछा जाता है। जस्ट लाइक आपसे पूछ लिया जाए कि आप XYZ सिटी में हो एज कलेक्टर, एज SP या किसी भी पोस्ट पे, तो आप उस सिटी में क्या करोगे, यह आंसर आपको वहीं तैयार करके वहीं देना है। सेकंड होता है आपका नॉलेज बेस, जैसे आपसे पूछ लिया जाए, ये हाईली सब्जेक्टिव होता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म इंडिया में सही है या गलत है। अब यहाँ आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ओवर रीच और एक्टिविज्म में अंतर क्या है, जुडिशरी किस लेवल तक एक्टिविज्म में फिर काम करती है और कहाँ ओवर रीच आ जाता है। तीसरा होता है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाए कि ये आर्टिकल कौन सा है या अमेंडमेंट कौन सा है। मेरा मानना है कि सिचुएशनल और नॉलेज बेस, इन दोनों में आपको बहुत कुछ फोकस रखना चाहिए, क्योंकि यही आपके करियर और यही आपके इंटरव्यू मार्क्स डिसाइड करेंगे। फैक्ट बेस्ड नोबडी अप्रिशिएट्स कि आपको सब कुछ याद हो, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग के लिए सारे फैक्ट जानना पॉसिबल नहीं है। अनकंडीशनल सवाल भी पूछे जा सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड सवाल भी? हाँ, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। वहाँ आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना शो करना पड़ेगा, क्योंकि होता है कि आपको स्ट्रेस में लाने की कई बार कोशिश की जाती है। आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, आपको डिसीजन आगे लेना है, आप स्ट्रेस में आकर के कोई गलत डिसीजन नहीं ले लो या आप झूठ ना बोल दो, क्योंकि आपको ऑनेस्ट होना इंटरव्यू में बहुत जरूरी है। आपको नहीं आता, आप सॉरी कह सकते हैं। जैसे इस बार मेरा पहला सवाल ही था कि हु इन्वेंटेड रेजर। अब रेजर के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि मुझसे किसी इंटरव्यू में पूछा जाएगा। इस तरीके के अनएक्सपेक्टेड सवाल भी आपको फेस करने पड़ेंगे। वहाँ पर आप एकदम काम रहें, क्योंकि उनका इरादा ये रहता है कि वो आपको थोड़ा सा प्रेशर सिचुएशन में, स्ट्रेस में ला दें, ताकि आप उनको गलती करके कुछ शो करो। तो वहाँ आप शांत रहें, काम रहें। अगर आंसर आ रहा है तो अपना जवाब दें, नहीं आ रहा तो उनसे कहें कि सर क्वेश्चन वापस रिपीट कर दीजिए पोलाइटली, या फिर सॉरी कह दीजिए। तो सर फैक्ट इतना याद रहना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको वहाँ पे ऑनेस्टी के साथ रखना है। आप सारे फैक्ट याद भी नहीं कर सकते, एक लिमिट होती है ह्यूमन माइंड की। वो बॉडी लैंग्वेज को रीड करते हैं कैसे? बॉडी लैंग्वेज आपको कॉन्फिडेंस शो करता है। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपके हैंड जेस्चर्स बहुत ज़्यादा नहीं आने चाहिए। 3-4 लोग हैं तो आप आई टू आई कांटेक्ट कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आप किसी भी मेंबर से बात करने में शाय फील कर रहे हो। आपको सभी को फेस करना है। आपकी बॉडी, आपका सिटिंग पोस्चर, यह सब एक हद तक मैटर करता है।
क्योंकि आप एकदम कैजुअल इंटरव्यू का ना ले रहे हो। जैसे आज मेरा अगर सपोज इंटरव्यू है, मेरे बाल बहुत बड़े हों, मैं अनशेव चला जाऊं, टी शर्ट या जीन्स में जैसे अभी आपके सामने बैठा हूं इस तरीके से इंटरव्यू दूं, तो कैजुअल शो होना और एक प्रोफेशनल शो होना में अंतर होता है। ओके सर, अभी मैं इस पार्ट में आपसे बस लास्ट में यही पूछना चाहूँगा, जो यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं ये स्टूडेंट हैं, उनको कुछ 1-2 मिनट का आप अपना पूरा मैसेज दे दीजिए कि कितना प्रोसेस रहने वाला है और कितना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास कोई और दूसरा काम नहीं है इस वक्त। अपना बेस्ट इनपुट दो, पूरा बेस्ट एफर्ट दो, क्योंकि हर फेलियर के बाद आप वापस 0 स्टेप पे आते हो। फिर आपको प्री मेंस इंटरव्यू वाली जर्नी कवर करनी होती है। आप यूपीएससी की तैयारी करने आए हो तो काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन आपके साथ जुड़ गई है। सो सिंपल मैसेज तो यही कि वर्क वैल्यू वर्क और एन्जॉय वैल्यू एन्जॉय, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ का बैलेंस करके रखना जरूरी है। आपको इमोशनली भी हमेशा खुश रहना जरूरी है, साइकोलॉजिकली आप बिल्कुल टेंशन में ना आए, पढ़ाई करते रहें। और सक्सेस का कोई अल्टरनेट नहीं होता। आपको आज अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो कल जरूर रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है आपका डिलेड रिजल्ट हो, पर आपका जो पार्ट है, आपको हार्डवर्क देना है, आप वो हार्डवर्क करते रहिए। तो ये सर थे हमारे साथ पूरन झा सर, एंड हमने आज अच्छे यूपीएससी की जो स्ट्रेटजी रही उनके बारे में बात की। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उनके बारे में, उनके व्यूज़ जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश करूँगा उसे भी आधे घंटे में कवर कर लूँ मैं। और उसमें ये हो सकता है कि आपके व्यू, उनके व्यू सबके डिफरेंट हो सकते हैं, बट वो आपके आंसर राइटिंग में आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं।